हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है संकल्प सौरभ क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज मैं इस सीरीज के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं, जिसकी आप लोग काफी समय से डिमांड कर रहे थे। आज हम नीतियों को और उत्तराखंड सरकार के कुछ महत्वपूर्ण पहल कार्यक्रमों को पढ़ने वाले हैं, जो आपके आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही यहाँ पर हम कुछ इन चीजों पर भी डिस्कस करेंगे जो आपको सामान्यतः पुस्तकों में उपलब्ध नहीं हो पाती है। आज उन सभी चीजों पर बहुत डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं और अंत तक आप इस वीडियो के अंतर्गत बने रहें। हम सभी बोर्ड और सभी जो है कार्यक्रम, नीति, पहल, इनको धीरे धीरे कवर करते रहेंगे आगे आगे की वीडियोस में। आज मैं कुछ कार्यक्रम और नीतियां यहाँ पर आपको करवा रहा हूं, जो आपके आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर उत्तराखंड की नीतियां, कार्यक्रम और पहल। इस स्लाइड के अंतर्गत हमारे पास सबसे पहले हमेशा की तरह विषय सूची दी गई है। यदि अगर हम यहाँ विषय सूची पर ध्यान दें तो सबसे पहले विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति उत्तराखंड सरकार जो 2025 में लॉन्च करती है, उसके संदर्भ में है। संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम हम लोग पढ़ेंगे। अपनी सरकार पोर्टल, ई गवर्नेंस पोर्टल हम पढ़ेंगे। सीएम उत्कर्ष डैशबोर्ड हम इसको पढ़ने वाले हैं। स्वच्छ गतिशीलता नीति, सीएम हेल्पलाइन, वात्सल्य योजना। इसके अतिरिक्त भी हमारे पास आगे और भी नीति कार्यक्रम है जो इस विषय सूची में शामिल नहीं है, दूसरी विषय सूची में शामिल है, जो इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमने विषय सूची के अनुसार पहला बिंदु उठाया है उत्तराखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति 2025। चलिए विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार नीति 2025 को देखेंगे। इस नीति से सबसे पहली महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है कि यह नीति उत्तराखंड सरकार के द्वारा 13 जुलाई 2025 को शुरू की गई। इस नीति को मंजूरी 13 जुलाई 2025 को दी गई। नीति का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है इस नीति का प्राकृतिक संसाधनों का वैज्ञानिक तरीके से सही उपयोग करना, डेटा इकट्ठा करना, पर्यावरण बचाना, रोजगार बढ़ाना, नई तकनीकें लाना। इन सभी क्षेत्रों में ये नीति कार्य करने वाली है। साथ ही ये एक छत्र नीति है, जो आपको ध्यान रखना है कि सभी स्कूल, कॉलेज, उद्योग सभी को एक साथ जोड़ेगी। इस नीति के तहत जो मुख्य क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं वो आपका कृषि निर्धारित किया गया है, पर्यटन, जैव प्रौद्योगिकी, इसके अलावा स्टीम शिक्षा, जीआई टैग, साइंस कॉरिडोर, इन सभी क्षेत्रों के लिए ये नीति बनाई गई है। ये आपको ध्यान रखना है विशेष तौर पर। यदि अगर हम नीति के प्रमुख उद्देश्यों को एक छोटा टेबल के माध्यम से समराइज करें तो इस नीति के अंतर्गत आपको आर्थिक सशक्तिकरण एक बिंदु जो है नीति का महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसके तहत स्थानीय उद्योग, स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। ये आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है कि इस नीति में कौन कौन से पॉइंट हैं। जैसे रोजगार सृजन इस नीति का एक बिंदु है, आपदा प्रबंधन है, डेटा संकलन है, पारिस्थितिकी संरक्षण है, सतत विकास है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा है। ये इस नीति की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। यदि अगर हम आगे बढ़े तो अगली हमारे पास महत्वपूर्ण नीति उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता नीति है, जो वर्ष 2024 के अंतर्गत आई। और इस नीति में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? पहली चीज, ये नीति मार्च 2024 में सरकार ने इस नीति को मंजूरी दी और शुरुआत जो है इसकी पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देहरादून में इसकी शुरुआत की गई स्वच्छ गतिशीलता नीति की। इसका उद्देश्य है कि शहरों में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना। ये इस नीति का प्रमुख उद्देश्य है। यहाँ हमारे पास एक बात दी गई है कि जो शहरी क्षेत्र है वहां पर डीजल बसों को और टेम्पो को बंद करके BS6 और CNG वाहनों में बदलना, ये इस नीति का एक बड़ा उद्देश्य है। आप ध्यान रखेंगे कि इस नीति के तहत एक प्रावधान यहाँ पर वाहन स्क्रैप से भी किया गया है। यदि कोई वाहन स्क्रैप और परमिट सरेंडर करता है तो उसका वाहन लागत का 50% या अधिकतम 15 लाख रुपए उसे सब्सिडी के तौर पर दिया जाएगा। ये कुछ बिंदु आप इसके अंतर्गत ध्यान रख सकते हैं। मसलन यहाँ पर सबसे आवश्यक आपके पास नीति की तिथि हो जाती है, जो मार्च 2024 में सरकार के द्वारा जारी की गई थी।
अंतर्गत इसके जो है स्क्रैप वगैरह के लिए कुछ सरकार अनुदान वगैरह देती है, जो यहाँ लिखा गया है। थोड़ा बहुत आप ये ध्यान रख सकते हैं। आगे चलेंगे, हमारे पास अगला महत्वपूर्ण नीति यहाँ पर है उत्तराखंड सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2024। 2024 के अंतर्गत सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम राज्य सरकार ने पारित किया। इस अधिनियम के बारे में यदि अगर हम मुख्य बिंदुओं को देखें तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि यह अधिनियम मार्च 2024 में लागू हुआ। इस अधिनियम का उद्देश्य दंगों, विरोध प्रदर्शनों में जो नुकसान होता है उसकी भरपाई दंगाइयों से करना है। साथ ही आप यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि इसके मुख्य प्रावधान है जैसे सार्वजनिक और निजी दोनों तरह की संपत्ति के नुकसान की भरपाई दंगाइयों से की जाएगी, जिम्मेदार लोगों से की जाएगी। दंगाइयों पर 8 लाख तक का जुर्माना जो है वो लगाया जा सकता है। किसी भी आंदोलन के दौरान यहाँ पर किसी सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचती है या निजी संपत्ति को क्षति पहुंचती है तो उस आंदोलन या उस अनशन के जो आयोजन करता है उनसे इसकी वसूली की जाएगी, जो इस अधिनियम का मुख्य प्रावधान है। ये आप ध्यान रख सकते हैं। आगे हम बढ़ेंगे यहाँ पर, तो अगला पॉइंट आपके पास सीएम हेल्पलाइन से है। सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 जो है आप जानते हैं ये एक टोल फ्री नंबर है और ये नागरिक सेवा का एक बिंदु है। यदि आपसे पूछेगा कि सीएम हेल्पलाइन सेवा कब शुरू की गई तो ये सेवा 23 फरवरी 2019 को शुरू हुई। क्या है यहाँ पर सीएम हेल्पलाइन सेवा? तो ये मुख्यमंत्री कार्यालय की एक पहल है, सीएमओ की पहल है, जिसमें कोई भी नागरिक 1905 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। तो इसके लिए टोल फ्री नंबर 1905 है और इस पर कोई भी नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। ये सीएम हेल्पलाइन की शुरुआत 23 फरवरी 2019 को हुई थी, ये आप ध्यान रखेंगे। इसकी क्या क्या खासियत है? शिकायत आप अपने ऑनलाइन रजिस्टर हो जाती है, इसमें अपने आप रजिस्टर हो जाती है। आपके मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से अपडेट मिलता रहता है कि आपकी शिकायत पर कहां तक कार्य हुआ है। संबंधित विभाग के अधिकारियों को सूचित किया जाता है और अधिकारियों का प्रदर्शन और मूल्यांकन भी इसी आधार पर सरकार जांच करती है कि किस विभाग से जो है कितनी शिकायतों का निवारण हुआ है। इसमें क्या नहीं आता है? सीएम हेल्पलाइन में आरटीआई के मामले नहीं आते हैं, कोर्ट में चल रहे मामले नहीं आते हैं, नौकरी या वित्तीय सहायता की मांग सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत नहीं आती है। ये आप ध्यान रख सकते हैं, ये सभी चीजें इसमें शामिल नहीं है। बाकी डेट काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगी 23 फरवरी 2019 को। और दूसरा टोल फ्री नंबर आप ध्यान रखेंगे 1905। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर अपनी सरकार पोर्टल है। अपनी सरकार पोर्टल आप जानते हो कि ये एक ई गवर्नेंस पोर्टल है और इस एक ही पोर्टल पर 243 से अधिक सरकारी सेवाएं जो है वो सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई गई है। अगर हम यहाँ पर इस पोर्टल के बारे में बात करें तो वर्ष 2021 के अंतर्गत अपनी सरकार पोर्टल लॉन्च हुआ। क्या है ये पोर्टल? तो राज्य सरकार की एक ई गवर्नेंस पहल है। इसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एसोसिएशन और एनआईसी के द्वारा विकसित किया गया है, यानी आईटीडीए और एनआईसी के द्वारा इसको विकसित किया गया है। इसमें एक ही पोर्टल पर 243 से अधिक सरकारी सेवाएं उपलब्ध हैं। क्या क्या सेवाएं इस पोर्टल पर उपलब्ध होती हैं? जैसे अपनी सरकार पोर्टल से ही चरित्र प्रमाण पत्र बनाया जा सकता है, हैसियत प्रमाण पत्र, इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र हैं जिनके लिए पहले विभाग दर विभाग व्यक्ति को भटकना पड़ता था, अब सरकार ने एक ही पोर्टल पर ये सुविधाएं लॉन्च की हैं और 2021 से ये पोर्टल आपका राज्य के अंतर्गत सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों को बनाता है। इसमें लगभग 243 सरकारी सेवाएं शामिल हैं। यदि अगर हम अगला महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर देखें तो वो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना से है। और वात्सल्य योजना आप जानते हैं कि ये सामाजिक कल्याण से संबंधित योजना है। कोविड-19 के समय में जो अपने माता पिता को खोने वाले बच्चे हैं उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण अनुदान सरकार ने इस योजना के तहत घोषित किए हैं। जैसे अगर आपसे मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना पूछ रहा है तो ये मई 2021 के अंतर्गत शुरू हुई है। ये योजना किसके लिए है? ये योजना 21 वर्ष से कम उम्र के उन बच्चों के लिए है जो कोविड-19 या किसी अन्य बीमारी के
बीमारी में उन्होंने अपने माता पिता को खोया है। और 1 अप्रैल 2020 से और 31 मार्च 2022 के बीच यदि अगर किसी भी बच्चे ने अपने माता पिता को खोया है तो उसके लिए सरकार के द्वारा ये योजना लाई गई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। इस योजना के अंतर्गत क्या क्या पहल की गई हैं, जैसे इसके तहत 3,000 रुपए प्रति माह आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके तहत मुफ्त राशन दिया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा और भरण पोषण का खर्चा सरकार 21 वर्ष तक की व्यवस्था सरकार करेगी। संपत्ति का संरक्षण यानी पैतृक संपत्ति में हिस्सा 21 वर्ष से पहले नहीं बेचा जा सकता। ये डीएम को साफ निर्देश दिए गए हैं कि वो ये सुनिश्चित करे कि ऐसे बच्चों की संपत्ति जो है वो 21 वर्ष से पहले इसको बेची नहीं जा सकती है। और साथ ही वात्सल्य योजना के तहत सरकारी नौकरियों में 5% क्षैतिज आरक्षण अनाथ बच्चों को दिया गया है। ये सरकार के द्वारा चलाई गई एक महत्वपूर्ण पहल है। तो इसमें जो भी प्रावधान है ये आपको ध्यान रखना है। अब योजनाओं की केवल तिथि न पूछ करके उनके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये आप यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान ध्यान रखेंगे। यदि हम आगे बढ़े तो एक महत्वपूर्ण सरकार की पहल जो डिजिटल निगरानी से संबंधित है वो उत्कर्ष सीएम डैशबोर्ड है। इसमें योजनाओं की डिजिटल निगरानी प्लेटफॉर्म है। क्या है उत्कर्ष सीएम डैशबोर्ड? काफी बार मैंने इवनिंग एमसीक्यूज में भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये जो उत्कर्ष सीएम डैशबोर्ड प्रोग्राम है ये 25 दिसंबर 2017 को सुशासन दिवस पर यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर इसको शुरू किया गया था। आपसे पहली चीज यही पूछेगा कि कब उत्कर्ष सीएम डैशबोर्ड शुरू किया गया, तो 25 दिसंबर 2017 को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर, जिसे हम सुशासन दिवस के तौर पर मनाते हैं, उस दिन इसको शुरू किया गया। क्या है उत्कर्ष सीएम डैशबोर्ड? ये राज्य और केंद्र की योजनाओं की डिजिटल निगरानी का प्लेटफॉर्म है। यानी इससे आप जो है सभी योजनाओं का डाटा लाइव चेक कर सकते हैं। रियल टाइम डाटा आपको इसके अंतर्गत मिल जाएगा। कौन से विभाग में कौन सी योजना चल रही है, उससे लाभान्वित कितने लोग हैं, ये सभी योजनाओं की जानकारी आपको रियल टाइम डाटा यहाँ पर उत्कर्ष सीएम डैशबोर्ड ऐप पर मिल जाता है। इसमें कितने विभाग शामिल हैं? अभी जो है शुरुआत के अंतर्गत इसमें 14 विभाग शामिल हैं। 13 जिलों को इस पोर्टल के माध्यम से एकीकृत किया गया है। इसमें सीएम खुद निगरानी कर सकते हैं और पारदर्शिता, आम नागरिक भी योजनाओं को देख सकते हैं कि कौन सी योजना के तहत क्या चल रहा है। इसके लिए लॉन्च किया गया है उत्कर्ष सीएम डैशबोर्ड। यदि अगर हम दूसरी विषय सूची की यहाँ पर बात करें, इसके अलावा कौन सी महत्वपूर्ण नीतियां, तो सेवा क्षेत्र नीति 2023 में ये सभी चीजें हमें पढ़नी है। आगे ये विषय सूची है आपके पास, जैसे निशुल्क निदान योजना, कृषि उत्कृष्टता केंद्र, मिशन गौरा शक्ति, पलायन रोकथाम योजना, कृषि उत्पादन संरक्षण योजना, भूकंप अलर्ट ऐप, पब्लिक आई मोबाइल ऐप, ई वाहन प्रोत्साहन नीति और घसियारी कल्याण योजना। ये सभी योजनाएं जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर हम बात करेंगे सबसे पहले सेवा क्षेत्र नीति की, तो यह नीति वर्ष 2023 के अंतर्गत सितंबर 2023 में इस नीति को मंजूरी मिली। सेवा क्षेत्र नीति का क्या यहाँ पर लक्ष्य है, क्या सुविधाएं हैं इसमें, इसे हम देखने का प्रयास करते हैं। सेवा क्षेत्र नीति के तहत 60,000 करोड़ के निवेश को आकर्षित करना ये सरकार का लक्ष्य है। सरकार वर्ष 2030 तक सेवा क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर में 60,000 करोड़ का निवेश जो है वो करना चाहती है और इसके अलावा 20 लाख नौकरियां जनरेट करना चाहती है सर्विस सेक्टर से। ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। दूसरा, इसके तहत यदि अगर कोई कंपनी निवेश करने के लिए भूमि खरीदना चाहती है तो भूमि खरीद पर 25% निवेश में सब्सिडी या स्टाम्प ड्यूटी में शुल्क में छूट दी जाएगी, जिससे निवेशक आकर्षित हो सके, वो इस क्षेत्र में भूमि खरीदें, निवेश करें और अर्थव्यवस्था को गति मिल सके। ये सरकार का इस नीति के तहत एक प्रमुख यहाँ पर इस नीति के तहत एक प्रमुख पहल सरकार के द्वारा शुरू की गई है। यानी आप मोटा तौर पर ध्यान रखेंगे कि 2030 तक सेवा क्षेत्र नीति के तहत सरकार कुल 60,000 करोड़ का निवेश करना चाहती है और
यहाँ से 20 लाख नौकरियां जो है वो जनरेट करेगी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास। और 25% इसमें भूमि खरीदने पर सब्सिडी दी गई है। एक तो डेट आप याद रखेंगे, दूसरा आप कुल निवेश ध्यान रखेंगे, तीसरा कुल नौकरियां, और चौथा अनुदान कितने परसेंट दिया जा रहा है ये आपको ध्यान रखना है। डेट आप ध्यान रख सकते हैं सितंबर 2023, ये निवेश और यहाँ पर सब्सिडी आप अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े अगर हमारे पास, तो अगला यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम, एक महत्वपूर्ण पहल मैं इसको कह सकता हूं, ये है आपका कृषि उत्पादन संरक्षण योजना। अब ये योजना आपके पास इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बजट 2020-21 के अंतर्गत इस योजना को शुरू किया गया और इस योजना का उद्देश्य था मंडुआ, सांवा, उड़द, गेहूं, मसूर, ये जो फसलें राज्य की फसलें हैं, राज्य के जो मिलेट्स हैं, मोटा अनाज है, उनको सरकार इस योजना के तहत एमएसपी प्रोवाइड करवा रही है, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो इस योजना के तहत इन फसलों को दिया जा रहा है। सबसे पहली बात आपसे पूछेगा, कृषि उत्पादन संरक्षण योजना जो है ये कब लॉन्च की गई सरकार के द्वारा? तो 2020-21 में। और इसके तहत क्या उद्देश्य है? तो इन सभी फसलों को एमएसपी प्रोवाइड करवाना, ये सरकार का इसके तहत उद्देश्य है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। डायरेक्ट भी आपसे पूछ सकता है कि राज्य की पारंपरिक फसलों को किस वर्ष सरकार ने एमएसपी प्रदान किया, तो आप ध्यान रखेंगे 2020-21 में। और कौन सी योजना के तहत किया? तो कृषि उत्पादन संरक्षण योजना, ये आप इसके अंतर्गत ध्यान रख सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो सरकार की जिस प्रकार कृषि क्षेत्र की योजना है, उसी प्रकार यहाँ पर एक योजना है निशुल्क निदान योजना। ये योजना हेल्थ सेक्टर से संबंधित है। स्वास्थ्य सेवा में क्रांति इस योजना को बताया गया और ये योजना 17 अगस्त 2021 को शुरू की गई। क्या है निशुल्क निदान योजना? निशुल्क निदान योजना के तहत आप लगभग 207 प्रकार के मेडिकल टेस्ट मुफ्त करवा सकते हो। जैसे इसमें बायोप्सी है, हार्मोन प्रोफाइल टेस्ट है, कैंसर मार्कर है, विटामिन स्तर है, ये सभी टेस्ट जो है वो मुफ्त यहाँ पर किए जाएंगे निशुल्क निदान योजना के तहत। और इसकी शुरुआत जो है वो 6 जिलों से की गई है, जैसे अल्मोड़ा, टिहरी, देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, उधम सिंह नगर। पहले जो है इन 6 क्षेत्रों में, इन 6 जिलों के अंतर्गत इस योजना को शुरू किया गया है, निशुल्क निदान योजना को। बाद में इसे पूरे राज्य में विस्तारित किया जाएगा, ये सरकार का यहाँ पर उद्देश्य है। और ये योजना 17 अगस्त 2021 को शुरू हुई है। इस योजना के लिए वित्त पोषण जो है वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा किया जाएगा और ये योजना पीपीपी मोड पर चलाई जा रही है, जिसका मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम। उस मोड पर जो है उस अवधारणा पर इस योजना को चलाया जा रहा है, पीपीपी मॉडल पर। और इसके तहत सरकारी अस्पतालों में ये सभी निःशुल्क सेवाएं दी जाएंगी। तो एक इंपॉर्टेंट योजना है, इस प्रकार की योजनाओं को आपको ध्यान रखना है, आगे आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करेंगे तो आप भूकंप अलर्ट ऐप के बारे में सभी जानते हैं। भूकंप अलर्ट ऐप जो है ये आईआईटी रुड़की के द्वारा और उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इन दोनों के द्वारा मिल करके विकसित किया गया है। भूकंप अलर्ट ऐप आपका अगस्त 2021 में आया। जिस प्रकार अभी हाल ही में भूदेव ऐप जो है सरकार ने लॉन्च किया, ऐसे ही सरकार पहले जो है भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च कर चुकी है। ये देश का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली थी जो उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च की थी। तो काफी इंपॉर्टेंट आपके पास है, आपसे पूछेगा कि वह राज्य जो देश का पहला राज्य है भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करने में, तो वो उत्तराखंड था। और भूकंप अलर्ट ऐप के तहत उत्तराखंड ने इस मुकाम को प्राप्त किया था। भूकंप आने से पहले इस ऐप के तहत चेतावनी लोगों को मिल जाएगी, जिससे जान माल की सुरक्षा यहाँ पर हो सके, ये इस ऐप का उद्देश्य था। इस ऐप की क्या विशेषताएं हैं? रियल टाइम इसमें भूकंप अलर्ट मिलेगा, तत्काल चेतावनी की सूचना, सुरक्षा निर्देश और सलाह, 24/7 मॉनिटरिंग सिस्टम इसमें दिया जाएगा। ये इस ऐप के अंतर्गत पहल की गई थी। यदि आगे बढ़े तो आपके पास अगला प्रोग्राम, यहाँ पर अगला महत्वपूर्ण योजना कृषि उत्कृष्टता केंद्र से है।
अगस्त 2021 के अंतर्गत स्थापना का निर्णय लिया गया यहाँ पर कृषि उत्कृष्टता केंद्रों को। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि सरकार के द्वारा 4 कृषि उत्कृष्टता केंद्र जो है वो अगस्त 2021 में स्थापित किए गए। और ये 4 कृषि उत्कृष्टता केंद्र आपसे पूछ सकता है कि कौन सा क्षेत्र किस उत्कृष्टता केंद्र के लिए जाना जाता है। सबसे पहले आप यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि ये जो चौबटिया का क्षेत्र है ये आपका बागवानी के लिए सरकार के द्वारा उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है। दूसरा टिहरी का क्षेत्र है, ये मसाले के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है। तीसरा नैनीताल का क्षेत्र है, ये फूलों की खेती के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है। और चौथा काशीपुर का क्षेत्र है, ये सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है। कुल मिलाकर के कृषि उत्कृष्टता केंद्र योजना जो अगस्त 2021 में आई, इसके तहत ये 4 कृषि उत्कृष्टता केंद्र बनाए गए हैं। इन 4 उत्कृष्टता केंद्रों से आपसे यह पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो याद रखना है आपको, चौबटिया बागवानी के लिए, टिहरी मसाले के लिए, नैनीताल फूलों की खेती के लिए और काशीपुर सब्जियों के लिए। बाकी बात करें तो इस कृषि उत्कृष्टता केंद्र के उद्देश्य क्या है? नई और बेहतर किस्मों को विकसित करना और किसानों को प्रशिक्षित करना, इसका जो है प्रमुख उद्देश्य है। आगे हमारे पास अगला यहाँ पर नवाचार से संबंधित है, जिसका नाम है पब्लिक आई मोबाइल ऐप। आप याद रखेंगे कि आपसे पब्लिक आई मोबाइल ऐप पूछ रहा है, तो क्या है ये? पब्लिक आई मोबाइल ऐप सितंबर 2021 में लॉन्च किया गया। ये उत्तराखंड पुलिस के द्वारा विकसित किया गया एक ऐप है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पुलिसिंग में नागरिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए ऐप को विकसित करना और नागरिक और पुलिस के बीच में सीधा संपर्क स्थापित करना। पब्लिक आई ऐप आप ध्यान रखेंगे सितंबर 2021 में आया। मोटा मोटा तौर पर, व्यवहारिक तौर पर आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि इसके तहत कोई भी व्यक्ति जो है फोटो खींच करके, जैसे कोई बिना हेलमेट का चल रहा है या कोई गैर यातायात की गतिविधियां कर रहा है, कोई स्टंट वगैरह पब्लिक प्लेस पर कर रहा है, तो उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके कोई भी आम नागरिक पब्लिक आई ऐप पर डाल सकता है, जिससे पुलिस जो है वो तुरंत उस वाहन मालिक की पहचान करेगी और उससे उचित कानूनी कार्रवाई कर दंड वसूलेगी। इसके लिए बनाया गया था पब्लिक आई मोबाइल ऐप। सामान्य भाषा में आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। बाकी अगर हम यहाँ पर आगे चले पब्लिक आई मोबाइल ऐप से, तो आपको मिशन गौरा शक्ति याद होगा। मिशन गौरा शक्ति आपके पास काफी बार पूछ लिया गया है। सितंबर 2021 में उत्तराखंड पुलिस के द्वारा मिशन गौरा शक्ति शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करना और महिलाओं के प्रति बढ़ने वाले अपराध को कम करना। क्या क्या इसके अंतर्गत होगा? जैसे सरकार इसके अंतर्गत मिशन गौरा शक्ति के तहत छेड़छाड़ के मामलों पर प्रभावी कार्रवाई करेगी, शिकायत निवारण प्रणाली को बेहतर बनाने का प्रयास करेगी, लड़कियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देगी और शिकायत के लिए एक अलग ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये पेपर में हमारे पास पूछा भी जा चुका प्रश्न है। मिशन गौरा शक्ति आप ध्यान रखना, महिला सुरक्षा से संबंधित है और ये महिलाओं के संबंधित अपराधों को कम करने के लिए सरकार ने लॉन्च किया है। यहाँ पर मुख्य लक्ष्य इसका महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन नीति जो है 9 सितंबर को हिमालय दिवस के अवसर पर लॉन्च की गई और इसका उद्देश्य है स्वच्छ परिवहन की दिशा में कदम बढ़ाना। क्या इसके अंतर्गत सरकार प्रावधान कर रही है? पहले 5,000 रुपए जो है वो दोपहिया वाहन पर ईवी पर सरकार सब्सिडी देती थी। अब ईवी लेने पर, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लेने पर सरकार 7,500 रुपए की सब्सिडी प्रदान करती है, या लागत का 10% जो भी कम हो वो सरकार के द्वारा सब्सिडी के तौर पर प्रदान किया जाता है, ताकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बढ़ावा मिल सके और पर्यावरण पर हम जो है क्षरण से कुछ प्रयास कर सके। उसके लिए सरकार जो है ये नीति लेकर के आई है। 4 पहिया वाहनों के लिए पहले 1,000 रुपये, 50,000 रुपये या लागत का 5% जो भी कम हो वो सरकार के द्वारा दिया जाता है। 10,000 रुपये या 50,000 रुपये जो भी सरकार इसमें देगी वो सब्सिडी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। इसमें क्या अतिरिक्त सुविधाएं हैं? जैसे ईवी व्हीकल अगर कोई भी लेता है तो उसके लिए सबसे मेन चीज है चार्जिंग स्टेशन। तो सरकार के द्वारा 250 ईवी चार्ज स्टेशनों को घरेलू श्रेणी की बिजली दर में मिलेगी। ये जो है इसके अंतर्गत एक अतिरिक्त सुविधा है, ये आप ध्यान रख सकते हैं।
बाकी अगर हम आगे चले तो हमारे पास अगला महत्वपूर्ण योजना जो है वो मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना है। कब शुरू हुई थी ये योजना? ये योजना शुरू हुई थी 11 सितंबर 2020 को और बजट 2020-21 में इस योजना को घोषित किया गया। इस योजना के लिए वित्तीय परिव्यय जो सरकार ने रखा है वो कुल 18 करोड़ रुपए का आवंटन सरकार ने मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के लिए रखा है। ये एक इंपॉर्टेंट योजना है, आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इस योजना के तहत सरकार जो है 474 राजस्व गांवों का पलायन, जहां 50% से ज्यादा है वहां ध्यान देना, गांव से शहर जाने वाले पलायन को रोकना। और इसके लिए सरकार की कार्यनीति क्या है? कृषि, बागवानी, पशुपालन विभागों को एक साथ जोड़कर काम करना, स्वरोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देना, ये सभी सरकार के मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के तहत उद्देश्य है, जिससे पलायन को रोका जा सके। पलायन रोकथाम योजना के तहत जो समिति बनाई गई है उसमें राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है, जिला स्तर पर जिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है और इसके लिए पलायन आयोग की सिफारिशों के अनुसार तैयारी की गई है। ये आपको ध्यान रखना है कि राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पलायन रोकथाम योजना के तहत एक समिति बनी है और जिला स्तर पर जो है वो जिलाधिकारी के नेतृत्व वाली एक समिति का गठन किया गया है, जिसका कार्य है पलायन को रोकना। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो हमारे पास अगला महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना है। ये फरवरी 2021 में शुरू हुई और ये पहाड़ी महिलाओं के लिए सरकार की एक पहल है। वास्तविक रूप से इसका क्रियान्वयन अक्टूबर 2021 से हुआ और 4 जनपदों से इस योजना को शुरू किया गया, चंपावत, अल्मोड़ा, पौड़ी और रुद्रप्रयाग। इन 4 जिलों से घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य है कि पहाड़ी महिलाओं को जंगल से चारा लाने की मुश्किलों से राहत दिलाना और पशुपालन को बढ़ावा देना, ये सरकार का उद्देश्य है। इसके तहत लगभग सरकार ने 7,771 जो है वो पशु चारा केंद्र यहाँ पर चुने हैं, जिनसे पैक्ड या सील्ड जो चारा है, वो सिलेज जो चारा है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। और मक्के की खेती से जो है वो मक्के से सहकारी खेती से साइलेज बनाया जाएगा, यानी चारा बनाया जाएगा और वो 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे पहाड़ी महिलाओं को जंगलों में न जाना पड़े और मानव और पशु संघर्ष का खतरा कम हो सके। ये इस योजना का एक लक्षित उद्देश्य है। तो आप यहाँ पर एक तो ध्यान रखेंगे कि क्रियान्वयन इसका अक्टूबर 2021 से हुआ, चंपावत, अल्मोड़ा, पौड़ी, रुद्रप्रयाग 4 जिले इसमें हैं। शुरुआत इसकी फरवरी 2021 से हुई थी और इसके उद्देश्य ये सभी हैं। दूसरी बात आप ध्यान रख सकते हैं कि ये चारा केंद्र बनाए गए हैं, इसके तहत सरकार इस योजना के तहत 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चारा उपलब्ध करवाएगी। यदि आगे हम देखें तो इस विषय सूची में आगे हमारे पास मुख्यमंत्री युवा फेलो नीति है, MSY है, मुख्यमंत्री सेवा योजना जिसको हम लोग देखेंगे छोटे उद्यमियों के लिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना है, अटल उत्कृष्ट विद्यालय है, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना है, स्वरोजगार योजना, सौर स्वरोजगार योजना, नवाचार योजना और योजनाओं का हमारे पास सारांश भी अंत में है। तो हमारे पास ये तीसरी विषय सूची है। चलिए एक एक करके इस विषय सूची पर हम गौर करें। तो सबसे पहली बात, युवा फेलो नीति आपकी 2019 के अंतर्गत आई। इसका उद्देश्य क्या है? प्रशासन में युवाओं का नया दृष्टिकोण लाना और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। इसके तहत सरकार जो है युवाओं को प्रशासन में शामिल करेगी, लेकिन शामिल किस आधार पर करेगी, उसके लिए कुछ पात्रता दी गई है। जैसे 20 से 30 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाएगा, 1 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है और स्नातक तक जो है वो शिक्षा जरूरी इस पहल के तहत की गई है। कैसे चुना जाएगा? तो सरकार 4 युवा पेशेवरों को प्रतियोगी चयन प्रक्रिया से चुनेगी, 11 महीने के अनुबंध अवधि पर चुनेगी और 15,000 रुपए प्रति माह फेलोशिप सरकार के द्वारा इस प्रोग्राम के तहत दी जाएगी, मुख्यमंत्री युवा फेलो नीति के तहत। इस योजना के तहत चुने गए युवा क्या करेंगे? विकास परियोजनाओं की निगरानी करेंगे और उनका मूल्यांकन करेंगे। सीएम और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस मामले में बातचीत करेंगे। ये युवा फेलो नीति जो 2019 में आई थी,
इसमें आप एक तो ध्यान रखना, अनुबंध अवधि 11 महीने की है, 15,000 रुपए प्रति माह इसमें फेलोशिप दी जाती है, 2019 से शुरू हुआ। और ये पात्रता आप ध्यान रखेंगे, ये आवश्यक है आपके पास। इसके बाद हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट आपके पास अगली योजना है यहाँ पर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना मई 2020 के अंतर्गत लॉन्च की गई। किसके लिए ये योजना लागू की गई है? तो उद्यमी युवाओं के लिए, जो कोविड के दौरान वापस आए प्रवासी हैं, उनके लिए इस योजना को सरकार ने लागू किया है ताकि वे अपना स्वरोजगार स्थापित कर सके। कुशल और अकुशल श्रमिक दोनों के लिए जो है ये योजना लागू की है। इसके लिए विनिर्माण क्षेत्र में सीमा जो रखी गई है वो 25 लाख तक की रखी गई है, यानी द्वितीयक क्षेत्र में अगर कोई निवेश करता है तो 25 लाख तक की सीमा है, जबकि सेवा क्षेत्र में अगर कोई निवेश करता है तो 10 लाख तक की सीमा जो है वो इसमें रखी गई है। जो लोग इस स्वरोजगार योजना के तहत निवेश करेंगे तो उसके तहत सरकार के द्वारा इतना निवेश वो कर सकते हैं, जैसे द्वितीयक अगर कोई विनिर्माण क्षेत्र में निवेश करता है, किसी प्रकार का उत्पादन फर्म लगाता है तो उसे 25 लाख तक का निवेश वो कर सकता है। और अगर कोई सर्विस सेक्टर में जो है काम करना चाहता है, सेवा क्षेत्र में काम करना चाहता है, तो 10 लाख तक का निवेश कर सकता है। इसमें आवेदक का योगदान जो है वो क्या होगा? इसमें जो है सामान्य श्रेणी के लगभग 10% आवेदक होंगे और विशेष श्रेणी के 5%, जिसमें SC, ST, OBC, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, अल्पसंख्यक, ये सभी आ सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें आवेदक रखे गए हैं। अनुदान जो है वो श्रेणी के अनुसार दिया जाता है, जैसे बागेश्वर, चंपावत, उत्तरकाशी, यानी ए श्रेणी के जिलों में निवेश करता है तो उसे 25% का अनुदान दिया जाएगा। यदि कोई बी श्रेणी के, जैसे अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी, कोटाबाग, कालसी, इन क्षेत्रों में निवेश करता है तो उसे 20% का निवेश दिया जाएगा, 20 यहाँ पर अनुदान दिया जाएगा। कोई सी श्रेणी में निवेश करता है 15% का अनुदान यहाँ पर दिया जाएगा। ये आपके पास क्षेत्रों में अनुदान। आपके श्रेणी ए में कौन से, श्रेणी ए में कौन, बी में कौन, ये आपके पास पूछा जा सकता है। और ये भी पूछ लेगा कि श्रेणी ए के लिए कितना अनुदान इस योजना के तहत सरकार दे रही है, तो 25%, श्रेणी बी के लिए 20% और श्रेणी सी और डी के लिए 15% जो है के द्वारा इसके तहत अनुदान दिया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे तो MSY नैनो योजना। क्या है MSY नैनो योजना? तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का ही एक नया घटक था MSY नैनो योजना, जो 2021 के अंतर्गत लॉन्च की गई। और इस योजना के तहत जो छोटे उद्यमी हैं, जैसे स्ट्रीट वेंडर हैं, ठेला वगैरह लगाने वाले लोग हैं, दर्जी है, प्लम्बर है, मीट शॉप है, ब्यूटी पार्लर है, इन सभी को सरकार एक प्रकार से संरक्षण देने का प्रयास कर रही है। मूल रूप से अगर हम यहाँ पर बात करें तो इस योजना के तहत सरकार जो है वो 50,000 तक का ऋण जो है वो इन छोटे उद्यमियों को प्रदान करवाएगी और सरकारी अनुदान जो है इन्हें 25 से 40% तक का इसमें दिया जाएगा। ये आप इसके तहत ध्यान रख सकते हैं। बाकी इसमें आगे बढ़ें तो हमारे पास अगली योजना मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना है, जो 9 अक्टूबर 2020 को लॉन्च की गई। और इस योजना के अंतर्गत हरित ऊर्जा बढ़ाना, युवाओं को स्वरोजगार देना, 25 किलोवाट का सोलर प्लांट, 10,000 लोगों को स्वरोजगार, जलवायु अनुकूल बीज वगैरह, UPCL के साथ अनुबंध, 8 साल की ऋण अवधि, ये सभी इस योजना की मुख्य बातें हैं। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि 25 किलोवाट तक का सोलर प्लांट लगाया जाएगा, इसके तहत एकीकृत खेती की सुविधा को बढ़ावा दिया जाएगा, 10,000 लोगों को स्वरोजगार दिया जाएगा। ये मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के मुख्य पहले हैं, जिसके तहत सोलर लगाने के लिए सरकार अनुदान देती है। ये आप देख सकते हैं। जैसे इसके लिए जमीन की आवश्यकता, अगर कोई सोलर लगाना चाहता है तो 1.5 से 2 नाली उसके पास जमीन होना चाहिए, लगभग 40 यूनिट उसकी लागत आएगी और तीसरा कुल लागत उसकी लगभग 10 लाख तक की आएगी। हालांकि सरकार इसमें अनुदान देती है। आगे अगर हम बढ़े यहाँ पर तो महालक्ष्मी किट योजना, आप जानते हैं कि 2 बालिकाओं वाले दंपतियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का हिस्सा जो है ये मुख्यमंत्री
महालक्ष्मी किट योजना है जो अप्रैल 2021 से सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। पहली बालिका का जो किट है उसमें 3,500 रुपये जो है वो प्राप्त होते हैं और इसका शुरुआती लक्ष्य जो है वो 50,000 लाभार्थियों तक पहुंचना है। किट में क्या क्या शामिल होता है जो इनको दिया जाता है, माता पिता को यहाँ पे दिया जाता है, इसमें दवाइयां शामिल होती हैं, पौष्टिक आहार शामिल होते हैं। तो ये 2 बच्चों वाले दंपतियों को दिया जाता है, ये आप जानते हैं यहाँ पे। यदि अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास मुख्यमंत्री नवाचार योजना जो है, ये एक योजना है, इनोवेशन मिशन है। इसका उद्देश्य क्या है? विश्वविद्यालय के छात्र शिक्षकों में नवाचार की भावना को जगाना, रचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करना, ये इस योजना का एक मुख्य उद्देश्य है। नवाचार कोष की इसके तहत स्थापना की जा रही है जिसमें 1 करोड़ रुपये जो है वो सरकार रखेगी और कॉलेजों में इसी योजना के तहत इनोवेशन क्लब जो है वो स्थापित किए जाएंगे। ये आप यहाँ पर इस योजना के तहत ध्यान रख सकते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पहल अटल उत्कृष्ट विद्यालय है। अटल उत्कृष्ट विद्यालय जुलाई 2020 में सरकार इस योजना को लेकर के आई और इस योजना का उद्देश्य आप अच्छे से समझेंगे कि राज्य सरकार इसके तहत जो है प्रत्येक ब्लॉक में सीबीएसई बोर्ड से जुड़े 2 इंग्लिश मीडियम के स्कूल बनाने जा रही है जो सीबीएसई बोर्ड से संबंधित है, इंग्लिश मीडियम के स्कूल है। इससे सरकार का उद्देश्य क्या है कि प्रत्येक ब्लॉक में अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके और दूसरा पलायन को किसी हद तक रोका जा सके। ये अटल उत्कृष्ट विद्यालय योजना का लक्ष्य है। तो आप अपने दिमाग में याद रखेंगे कि जुलाई 2020 में ये योजना आई। इसके तहत प्रत्येक ब्लॉक में यहाँ पर 2 अटल उत्कृष्ट विद्यालय बनाए जाएंगे जो सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड होंगे, सीबीएसई बोर्ड से एफिलेटेड होंगे और उनको जो है इंग्लिश मीडियम की शिक्षा जो है उनमें दी जाएगी। इसका उद्देश्य है बेहतर बुनियादी सुविधाएं बनाना, जैसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है दुर्गम क्षेत्रों में भी प्रदान करना। ये सरकार का इसके तहत उद्देश्य है। इस योजना की टैगलाइन भी आप ध्यान रखेंगे, हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार। आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पर, तो आज हमारे पास जो भी हमने आज पढ़ा उसका एक ये समराइज मैंने यहाँ पर इस टेबल के माध्यम से किया है उसको। तो अभी तक हम यहाँ पर जो चीजों को पढ़ चुके हैं उसमें विज्ञान नवाचार नीति 2025 में, स्वच्छ गतिशीलता नीति 2024 में, संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2024 में, सीएम हेल्पलाइन 2019 में, अपनी सरकार पोर्टल 2021 में, वात्सल्य योजना 2021 में, उत्कर्ष डैशबोर्ड 2017 में, सेवा क्षेत्र नीति 2023 में, भूकंप अलर्ट ऐप 2021 में, पलायन रोकथाम योजना 2020 में, घसियारी कल्याण योजना 2021 में, सौर स्वरोजगार योजना 2020 में, स्वरोजगार योजना 2020 में, यहाँ पर महालक्ष्मी किट 2021 में और अटल उत्कृष्ट विद्यालय 2020 में। क्या क्या मुख्य बातें हैं वो भी यहाँ पर इसमें लिखी गई हैं, ये आप देख सकते हैं। आज हमारे पास नीति और कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं समाप्त। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।